क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं। नीचे कौन है कुछ वाईफाई चल रहा है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सभी। मनीष राजपूत, गुड आफ्टरनून सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। आज हम हार्मोन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि उनका फंक्शन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, कौन सी ग्लैंड से वो बने हैं, निकले हैं, है ना। शाबाश, जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं मानव अंतःस्रावी तंत्र। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिएगा, इसके अंदर हम ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ हम जो है आप कह सकते हैं कि किस तरह से हार्मोन जो है बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन राइज होते हैं, पूछे गए हैं, और अगर आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे इनको। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां, लेकिन ग्लैंड्स के साथ साथ उनको क्या होना बहुत जरूरी है, एंडोक्राइन। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो ग्लैंड्स होंगी एंडोक्राइन होनी चाहिए, वो ही केवल क्या है, हार्मोन को बाहर निकाल सकती है। ये बात आप हमेशा ध्यान से सुने। क्या अगर मैं ये कह दूं कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहां पर ग्रंथियां, और ग्रंथियों को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स, वह और ग्रंथियों के बिना क्या नहीं निकल सकता, हार्मोन नहीं निकल सकता। ये आप ध्यान से देखिएगा कि जो ग्रंथियां हैं वो ही हार्मोन को एक्सक्रीट करती है। तो ग्रंथियों से हार्मोन बाहर निकलेगा, इसका मतलब दोनों की स्टडी, ग्रंथियों व हार्मोन का जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे आप, एंडोक्राइनोलॉजी। ये आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखें। इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, एंडोक्राइनोलॉजी। तो अगर कल को क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, तो आप कहेंगे सर एंडोक्राइनोलॉजी, और बिना ग्रंथियों के हार्मोन जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो सकते। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहता हूं क्या कि भाई फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसको कहते हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो आपका आंसर होगा, नाम है उसका थॉमस एडिसन। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जो थॉमस एडिसन है उसी को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहते हैं। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, जिसने ग्रंथियों और हार्मोन्स के बारे में बताया, उसको हम बोलते हैं थॉमस एडिसन। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात समझिएगा कि आपकी जो बात है वो स्टार्ट होती है 1905 से, और 1905 में दो लोग आए, एक का नाम था अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग, अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग, और दूसरे का नाम था विलियम एम बेलिसिस, विलियम एम
बेलिसिस, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 1905 में अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग और विलियम एम बेलिसिस ने क्या किया था, आप कहेंगे सर हार्मोन की खोज की। ये आप ध्यान रखेंगे, हार्मोन की खोज की। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ हार्मोन किसको बोलते हैं, तो या तो ऑप्शन में स्टार्लिंग मिलेगा या आपको मिलेगा बेलिसियस। दूसरी बात ये कि भाई ग्रंथियां और हार्मोन्स का अध्ययन किसने किया, थॉमस एडिसन ने। लेकिन बेटा इसका जो जनक है वो तो है थॉमस एडिसन, लेकिन अकेले हार्मोन का फादर कौन है, आप कहेंगे सर अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग और विलियम एम बेलिसिस में से कोई भी आपको नाम मिल सकता है जिसने हार्मोन की क्या है खोज की। गिरीश कुमार गुड आफ्टरनून सर। भाई गुड आफ्टरनून सर। तो इसमें से कोई भी नाम मिले आपका सही ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर जनक पूछ लेता है किसका, अंतःस्रावी तंत्र का, तब बेटा आपका ये ऑप्शन ना आके क्या आ जाएगा, थॉमस एडिसन जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी बात से देखिएगा क्या कि 1905 के अंदर ही किसने, तो इस नाम के साइंटिस्ट ने स्टार्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन का नामकरण किया। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टार्लिंग ने क्या क्या किया था, एक तो खोज करने में मदद की थी, एक हार्मोन का नामकरण करने में भी किसने मदद की, स्टार्लिंग ने ही की। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 1905 में स्टार्लिंग ने हार्मोन का नाम दिया और 1905 में 2 लोगों ने मिलकर, एक तो स्टार्लिंग ही था और दूसरे का नाम था बेलिसियस, या आप क्या कह सकते हैं बेलिसियस। तो इनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन का जनक। लेकिन अगर आपसे ग्रंथियां और हार्मोन दोनों का जनक पूछता है तब आपका आंसर क्या है, आप कहेंगे सर थॉमस एडिसन। फिर से सुन लीजिए भाई, मैंने कहा कि अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें से आपके ग्रंथियां होंगी और उन ग्रंथियों से ही क्या बाहर निकलता है, हार्मोन। बिना ग्रंथियों के कभी हार्मोन बाहर नहीं निकल सकता। और हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें ग्रंथियां और हार्मोन दोनों के बारे में लिखा है, उसके अध्ययन को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और हम कह सकते हैं कि भाई एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में फुल डिटेल किसने दी, थॉमस एडिसन ने, इसलिए इसका जनक कहा जाता है इसको। लेकिन हार्मोन की जो खोज थी वो स्टार्लिंग और बेलिसियस नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1905 में। और आप कहेंगे सर 1905 में ही स्टार्लिंग ने हार्मोन को क्या किया था, आप कहेंगे सर नाम दिया था। एक बात यहां पर ध्यान से देखिएगा कि 1905 में सबसे पहले अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग ने हार्मोन की खोज की। और आप कहेंगे सर सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, यानी कि सबसे पहले जो आपका हार्मोन खोजा गया था, तो सर्वप्रथम खोजित हार्मोन कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो आप कहेंगे सर उस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन का नाम पूछे तो आप कहेंगे सर सिक्रेटिन, जो 1905 में अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग और विलियम एम बेलिसिस नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, सिक्रेटिन था वो। दूसरी बात ये 1905 में स्टार्लिंग ने हार्मोन का नामकरण किया था, तो इससे पहले उसको क्या कहा गया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इससे पहले क्या कहा गया उसको। आई होप आप समझ पा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है अगर आप चीजों को जानते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए एक एक चीज को यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा, यह आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए पहले बात कर लेते हैं ग्लैंड्स की, ग्रंथियों की, कि एक्चुअल में ग्रंथियां होती क्या है। तो देखिएगा
हमारी जो ग्लैंड्स होती है एक्चुअल में उसको ये कहें कि जो वर्टाब्रेट कोलुमन होते हैं, वर्टाब्रेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती है, और रीढ़ की हड्डियों में क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है। ऐसे जीवों में ही क्या मिलेगी, ग्रंथियां मिलेगी जिनके अंदर वर्टाब्रेट्स मतलब रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, या उसको कशेरुकी दंड भी बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसके आधार पर जो ग्रंथियां हैं वो मुख्य रूप से दो तरीके की होती है। पहली होती है जिसका नाम है एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी, और दूसरे का नाम होता है एक्सोक्राइन, और एक्सोक्राइन को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं इंग्लिश में, और वो ऐसे भी लिख सकता है एक्सोक्राइन। तो आपको दोनों ही टर्म में लिखना आना चाहिए। अंतःस्रावी को वो एंडोक्राइन लिख सकता है, और एंडोक्राइन को वो ऐसे ही पुट कर सकता है एंडोक्राइन। तो आपको कैसे भी लिख के दे दे, आपको हर तरीके से शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है साइंस में। और सब्जेक्टों में तो हो सकता है इधर उधर, लेकिन आपके साइंस के अंदर जो है वो इसी तरह से आपका दे सकता है। अंतःस्रावी को वो ऐसे भी लिख सकता है एंडोक्राइन, और बाह्यस्रावी को वो ऐसे एक्सोक्राइन भी लिख सकता है। तो देखिएगा, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ध्यान से देखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है इनमें डक्ट, और डक्ट का मतलब होता है नलिकाएं। ध्यान से देखिएगा, इनमें जो डक्ट है नलिकाएं वो आपकी एब्सेंट होती है यानी कि अनुपस्थित होती है। पहली पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर क्या है, आप कहेंगे सर डक्ट यानी कि जो नलिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि जब इसमें डक्ट होता ही नहीं है तो ये चीज कोई भी बाहर निकाले, कोई भी पदार्थ बाहर निकाले, हमेशा क्या होगा, आप कहेंगे सर वो बॉडी के अंदर ही होगा। तो अगर मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखता हूं तो आप कहेंगे सर इनके स्रावित पदार्थ को क्या कहा गया है, आप कहेंगे सर इनके स्रावित पदार्थ को, बोलो एंजाइम्स कहेंगे या हार्मोन कहेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अभी बताया था कि अंतःस्रावी तंत्र का मतलब ही हार्मोन्स की स्टडी है, तो इनके स्रावित पदार्थ को हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर हार्मोन्स कहते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यहीं से क्वेश्चन बन गया कि किस प्रकार की ग्रंथि जो है, आप कहेंगे गिरीश कुमार बिल्कुल सही जवाब है हार्मोन्स। किस प्रकार की ग्रंथि जो है वो हार्मोन को उत्सर्जित करती है, तो आप कहेंगे सर अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो हार्मोन्स को बाहर निकालती है। और आप कहेंगे सर ये सीधे रक्त में स्रावित करती है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो हार्मोन है आपके वो सीधे ब्लड के अंदर स्रावित होते हैं। तो अब ये पता लग जाए कि ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी का उदाहरण है, और वो आपका क्या है, इन चीजों को सीधे ब्लड में है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपसे उदाहरण की बात करें तो पहला नाम आप जानते ही हैं, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि भी होता है। और मास्टर ग्रंथि को आप किस नाम से और जान सकते हैं, आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्रंथि। तो बेटा एक बात का ध्यान देखें, एक ही चीज के तीन नाम है, पीयूष ग्रंथि बोल दो, पिट्यूटरी इंग्लिश का नाम है इसका, और ऐसे आपका मास्टर ग्लैंड, ये तीनों नाम इसी के हैं। टेक्निकल गुरु गुड आफ्टरनून, गुरु जी गुड आफ्टरनून जी। दूसरा आप कहेंगे सर एक नाम होता है पीनियल ग्रंथि, ध्यान से देखिएगा, दूसरा नाम है पीनियल ग्रंथि, इसको इंग्लिश में भी पीनियल ही बोलते हैं। तीसरा आपका जो नाम है
उसका नाम होता है, अपने चेस्ट में पाई जाती है, सीने में, और उसका नाम है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए और नाम बताइए तो आप कह सकते हैं हमारे गले में होती है थायराइड। तो बेटा थायराइड तो इंग्लिश का वर्ड है और थायराइड को हिंदी में बोलते हैं आउटू ग्रंथि। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, थायराइड का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो नाम है आउटू। और ऐसे ही आपका दूसरा नाम होता है पैराथायराइड। ऐसे ही दूसरा नाम क्या है, आप कहेंगे सर पैराथायराइड, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं पैरा आउटू। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि और उदाहरण बताइए तो आप कह सकते हैं एक होता है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्रंथि को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि। ये आप हमेशा ध्यान रखें, हिंदी में इसके कुछ नाम हैं, इंग्लिश में इसको किसी और नाम से जानते हैं। तो कई बार हम हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आपको चीज़ें आते हुए गलत कर जाते हैं। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि एड्रिनल इंग्लिश का वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवक्र। पीयूष हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी। पीनियल हिंदी और इंग्लिश दोनों का नाम है। थाइमस इंग्लिश का नाम है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। थायराइड और पैराथायराइड इंग्लिश के नाम है, लेकिन इसको हिंदी में आउटू और क्या बोलते हैं, पैरा आउटू के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई है ये केवल और केवल किसकी बताई है, आप कहेंगे सर अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड की। कि इसके अंदर जो डक्ट हैं, नलिकाएं होती हैं, वो अब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, और इनके कारण या इनके ना होने के कारण जो चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर ही निकल जाती है। लेकिन बॉडी के अंदर कहाँ पर निकलती है, आप कहेंगे सर ब्लड के अंदर निकलती है, और इनसे जो चीज़ें भी बाहर निकलेगी उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसा काम करती है या इन चीज़ों को एक्सक्रीट करती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से ले सकते हैं, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। कहीं जाइएगा मत, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करवा दी जाएगी। आपको क्वेश्चन अगर आते हैं बायोलॉजी से या जर्नल साइंस कंप्लीट से तो ज़रा भी सोच नहीं पाएंगे आप। बिल्कुल अगर आपने क्लास से अटेंड की है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाएंगे। तो हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ये तो प्रॉपर्टी थी किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, यानी कि हम कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब अगर बात की जाए तो दूसरा नाम आता है जिसको आप बाह्यस्रावी भी कहते हैं। तो दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है बाह्यस्रावी, और बाह्यस्रावी को आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं एक्सोक्राइन। ये आप हमेशा ध्यान रखें, एक्सोक्राइन। अब इसका ठीक अपोजिट कर दीजिए, क्या, इनमें डक्ट्स, और डक्ट्स का मतलब होता है नलिकाएं जो चीजों को बाहर निकालती हैं। तो इनमें नलिकाएं आप कहेंगे सर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। दूसरा आप कहेंगे जब इनमें डक्ट होते हैं तो ये जो है चीज़ों को हमेशा बाहर निकालते हैं, हमेशा चीज़ों को बाहर की तरफ करते हैं। तो आप कहेंगे इनसे स्रावित पदार्थ, यानी कि जो चीज़ें बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इसके स्रावित पदार्थ को हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर एंजाइम्स कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में ही एंजाइम्स की बात की थी, तो एंजाइम्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हमेशा एंजाइम्स को बाहर निकालती है, और जो आपकी एंडोक्राइन है वो आपके हार्मोन्स को बाहर निकालेंगी। और ध्यान रखिएगा एंजाइम्स का एक ही फंक्शन होता है, क्या, अगर मैं आपसे कहूं ये जैव रासायनिक क्रियाओं को, और जैव रासायनिक का मतलब था बायोकेमिकल रिएक्शन, तो क्रियाओं में भाग लेते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है क्या,
कि जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो आप कह सकते हैं डाइजेशन यानी कि पाचन। तो आप ये कह सकते हैं सर पाचन क्रियाओं को धीमा या तेज करने का जो काम है वो आपका कौन करेगा? एंजाइम्स करेगा। कहाँ से बाहर निकलता है ये? एक्सोक्राइन ग्लैंड से बाहर निकलता है। किसके थ्रू बाहर निकलता है? डक्ट्स के, नलिकाओं के थ्रू। और इनके ये जो स्रावित चीजों को बाहर निकालते हैं उसे हम आगे चल के एंजाइम्स का नाम दे सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें। इसका एग्जाम्पल और पूछ लेता है कि ऐसा बताइए जो इस तरह का काम करते हैं। तो अब एक बात देखिए, हमारी जीभ पर लार बाहर निकलती है, तो लार को बाहर निकालने के लिए क्या होती है? आप कहेंगे सर सलाइवा ग्लैंड्स, और सलाइवा ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं आप? लार ग्रंथि। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका नाम होता है क्या? अगर मैं कहूं कि पसीने को कौन बाहर निकालता है, आप कहेंगे सर स्वेद ग्लैंड, और स्वेद ग्लैंड को हम बोलते हैं पसीने को उत्सर्जित करने वाली स्वेद ग्रंथि। ये देखिए, ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए और बताइए, तो हम कहेंगे सर एक होता है आंखों के अंदर और उसका नाम होता है लैक्रिमल। ये आप ध्यान रखें, लैक्रिमल, ये इंग्लिश का वर्ड है लैक्रिमल, और लैक्रिमल को हिंदी में बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। ये ध्यान रखिएगा, जो आंसुओं को बाहर निकालता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं, और नाम बता दीजिए। तो एक होता है क्या? मैमल ग्लैंड्स, और मैमल ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं आप क्या? दुग्ध ग्रंथियां। ये आप ध्यान रखेंगे, फीमेल से अगर दूध बाहर निकलता है तो मैमल्स ग्लैंड होता है उनका नाम। तो ये आप ध्यान रखें, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये सभी बाह्य स्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं, और इन ग्रंथियों से सभी से क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। अब वो कैसे निकलता है ये बात देखो भाई। लार ग्रंथि है, और मैंने कल बताया था कि लार ग्रंथियों में से एक आपका एंजाइम निकलता है, और उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। आपको पता है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और टाइलिन का काम होता है कि स्टार्च का पाचन करके उसको माल्टोज में बदल देना, ये उसका मेन फंक्शन है। दूसरा आप कहेंगे सर स्वेद ग्रंथि हो या आपका क्या हो? अश्रु ग्रंथि हो। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों से ही एक नाम निकलता है और उसका नाम है लाइसोजाइम। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अश्रु ग्रंथि हो या आपकी स्वेद ग्रंथि हो, तो पसीने से और आंसू से आपका कौन सा एंजाइम निकलता है? लाइसोजाइम। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई पसीने में स्मेल क्यों आती है, आप पसीने में स्मेल देखते हैं, तो पसीने में स्मेल किसकी वजह से आती है? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम एक तरह से क्या होता है? एंटीबैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरिया का मतलब होता है, आप कहेंगे सर प्रतिजीवाणु। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रतिजीवाणु के रूप में एंजाइम बाहर निकलता है लाइसोजाइम। कहाँ से निकलता है? स्वेद ग्रंथियों से, अश्रु ग्रंथि से। और इनका अगर टेस्ट देखें, पसीने को या आंसू को चक्कर देखें, तो ये खारा होता है। और खारा किसकी वजह से होता है? कॉमन साल्ट। और कॉमन साल्ट का मतलब है सोडियम क्लोराइड। अगर हम देखें कि पसीने को और आंसू को चक्कर देखें तो वो खारा होता है, तो खारा तो होता है NaCl की वजह से, लेकिन इनमें जो स्मेल आती है, बदबू आती है, वो बदबू किसकी वजह से आएगी? लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरिया, जिसको हम एंजाइम का नाम भी दे रहे हैं, उसकी वजह से। जीभ के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं उसमें क्या पाया गया है? टाइलिन एंजाइम पाया गया है, जो स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में बदल देता है। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई दुग्ध ग्रंथि, ध्यान से देखिएगा, दुग्ध ग्रंथि, और दुग्ध ग्रंथियों का मतलब है कि एक ऐसा आपका एंजाइम निकाले जो बच्चों में दूध का पाचन कर दे, और उसका नाम क्या होता है? आप कहेंगे सर उसका नाम होता है क्या? लैक्टोजेनिक। ध्यान से समझिएगा, लैक्टोजेनिक। और लैक्टोजेनिक जो है बेटा, वो बच्चों के अंदर दूध का पाचन कर देता है।
क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी तरह मजबूत नहीं होता, तो माँ के दूध में एक ऐसा एंजाइम जो बच्चों का दूध का डाइजेशन कर दे, उसका नाम होता है लैक्टोजेनिक। तो ये सारे के सारे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीजें हमेशा बाहर निकलती है, और जब ये चीजें बाहर निकलेंगी तो एंजाइम्स का नाम होगा, और किसके थ्रू निकलेगा, डक्ट्स का, और जिनके अंदर डक्ट्स या नलिकाएं होती है उनको हम ग्रंथियों को क्या नाम देते हैं, आप कहेंगे सर बाह्य स्रावी ग्रंथियां नाम देते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है क्या कि भाई इनमें से कौन सी ग्रंथि है जो बाह्य स्रावी का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन लिखे होंगे, और अगर आपको ये सारे नाम पता है तो आप अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी में अंतर कर सकते हैं, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी बेस पर आप आंसर देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, कहीं जाइएगा नहीं। आपको एक एक चीज बताई जा रही है कि बाह्य स्रावी अगर है तो हमेशा एंजाइम से निकलेगा। चलिए देखिए, अभी बताया मैंने कि ग्रंथियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। अब क्या होता है कि कुछ शरीर में ऐसी ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम्स को भी बाहर निकाल देती है। तो अगर ऐसी ग्रंथियों की हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि को आप मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियां जो आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। तो आप कहेंगे सर इसका एक हिस्सा जो होता है वो अंतःस्रावी की तरह काम करेगा, दूसरा जो हिस्सा होगा वो आपका बाह्य स्रावी की तरह काम करेगा, यानी कि एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों से ही क्या बनती है, मिक्स्ड ग्लैंड बनती है, मिश्रित ग्रंथि बनती है। ध्यान से देखिएगा, ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करे, मतलब हार्मोन्स को भी निष्कासित करे और आप कहेंगे सर हमारे एंजाइम्स को भी बाहर निकाल ले, ऐसी ग्रंथि को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। और उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है क्या, पहला नाम होता है, आप कहेंगे सर पैनक्रियास, और वो ऐसे भी लिख सकता है इसको पैनक्रियास, और पैनक्रियास लिख दिया तो इसको हिंदी में बोलते हैं आप अग्नाशय, अग्नाशय। दूसरा आपसे कह सकता है क्या, आप कहेंगे सर ओवेरी, और ओवेरी को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर अंडाशय। और तीसरा नाम आता है क्या, आप कहेंगे सर टेस्टिस, और टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं आप वृषण। तो ये फीमेल में होता है, ये मेल में होता है, ये आप ध्यान से समझे। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है क्या कि जो अग्नाशय है वो किसका उदाहरण है, मिश्रित ग्रंथि का। तो क्वेश्चन यहीं पर राइज हो गया कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का नाम बताएं। तो आप कहेंगे सर ये जो ग्रंथि है ये सबसे बड़ी, और किसका उदाहरण है ये, मिश्रित का। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहा गया है। ऐसे अगर आपसे कह दे कि टेस्टिस क्या है तो आपका क्वेश्चन बन गया सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे छोटी मिक्स्ड ग्लैंड किसको बोलते हैं हम, आप कहेंगे सर सबसे छोटी बोलेंगे टेस्टिस को, जो मेल में होती है, जबकि सबसे बड़ी किस में होती है, आप कहेंगे सर मेल और फीमेल दोनों में, और उसका नाम है पैनक्रियाज। और एक बात ध्यान से देखें कि जो आपका पैनक्रियाज है उससे एक हार्मोन निकलता है और उसका नाम होता है इंसुलिन। ध्यान से देखिएगा, हार्मोन जो है एक बाहर निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन क्या काम करता है, आपके ब्लड के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसका नाम होता है ग्लूकोज,
और उस ग्लूकोज को कंट्रोल करके हमें डायबिटीज से बचाता है, तो उसका नाम है इंसुलिन। उसका नाम क्या है? इंसुलिन। ऐसे ही एक नाम होता है आपका ग्लूकागोन, एक नाम होता है ग्लूकागोन, ध्यान से देख लीजिएगा, ग्लूकागोन। और एक बात बताइए, ग्लूकागोन जो होता है बेटा वो आपका एक तरह से प्रोटीन से बना है, और अगर ये प्रोटीन से बना है तो मैंने बताया था कि सभी एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। तो ग्लूकागोन तो आपका प्रोटीन या एंजाइम्स है, जबकि इंसुलिन जो है वो आपका हार्मोन है। तो ऐसी ग्रंथियां जो आपका हार्मोन और एंजाइम दोनों निकाल रही है, तो दोनों निकाल रही है, तो इसका मतलब कोई तो हिस्सा अंतःस्रावी की तरह है और कोई हिस्सा आपका बाह्य स्रावी की तरह है, और जो दोनों का काम कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आप कहेंगे सर मिश्रित ग्रंथि। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर कल को आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई अग्नाशय क्यों है मिश्रित ग्रंथि, तो आप कहेंगे सर वो इसलिए है क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन निकालती है, जबकि ग्लूकागोन एंजाइम्स निकालती है। और एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शाबाश। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ग्रीश, टेक्निकल गुरु, आर्मी लवर, देवराज, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा। एक बात देखिए, हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। तो अगर आपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया तो अब आपको हार्मोन्स और देख लेना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या, है ना। तो मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स की जो खोज है वो अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग और विलियम एम बेलिसिस ने 1905 में की। और सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा था? आप कहेंगे सर सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन। और कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले बाहर निकलने वाला हार्मोन बताइए, तो उसका नाम आएगा क्या? आप कहेंगे सर जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से निकला? अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। तो सबसे पहले निष्कासित हार्मोन, ये थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए, एक तो है खोजा गया हार्मोन, एक है निष्कासित हार्मोन। तो खोजा गया हार्मोन तो है सिक्रेटिन और निष्कासित हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और वो 1921 में बाहर निकला और बेटिंग और मैक्ड ने उसको बाहर निकाला। बेटिंग और मैक्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1921 में इंसुलिन हार्मोन को अग्नाशय से बाहर निकाला। आगे बताएंगे, देखिएगा, पहले हार्मोन समझिए। आप कहेंगे सर ये क्या है भाई? आप कहेंगे सर अरासायनिक यौगिक है भाई, अरासायनिक यौगिक। ये हमेशा ध्यान रखें, और इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन केमिकल कंपाउंड। यहां से बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई आपका जो हार्मोन है वो रासायनिक यौगिक है या नॉन रासायनिक है या जैविक है या अजैविक है। तो आप हमेशा ना जैविक करेंगे ना अजैविक करेंगे, आप हमेशा नॉन केमिकल मतलब अरासायनिक पर टिक करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बने हैं। पहला है एक आपका अमीनो एसिड, ध्यान से देखिएगा, एक आपका है अमीनो एसिड और दूसरा नाम होता है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स से निर्मित है, अमीनो एसिड और स्टीरॉइड से बने हुए हैं, इसलिए हमने इसको नॉन केमिकल सब्सटेंस कहा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं क्या कि हार्मोन तो अमीनो अम्ल और स्टीरॉइड से बने हैं, लेकिन आपके जो एंजाइम्स है ना
वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन और हार्मोन्स में फर्क समझिएगा, आपके एंजाइम्स में और हार्मोन में फर्क समझिएगा। सभी एंजाइम्स प्रोटीन से निर्मित होते हैं, जबकि सभी हार्मोन्स अमीनो अम्ल और स्टीरॉइड से बने होते हैं। ये मेन डिफरेंस है हार्मोन में और एंजाइम्स में। दूसरा, आप कहेंगे इन्हें सेंसरी मैसेंजर यानी कि संदेश वाहक भी कहते हैं हम इसको। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सेंसरी मैसेंजर यानी कि जो चीजों को संदेश के रूप में एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं। बॉडी में जो एक ऑर्गन है उस दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं चीजों को, उसको हम संदेशवाहक, जैसे डाकिया होता है ना, या मैसेंजर आप यूज करते हैं। आपके मन की कोई बात है किसी को पहुंचानी है तो आप जो है फेसबुक मैसेंजर का यूज कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही बॉडी में जो मैसेंजर का काम करते हैं उसका नाम होता है हार्मोन्स। चलिएगा, अगर इसके कार्य की बात करें तो जैसे मैं कहूं क्या, एक होता है ग्रोथ, और ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, कहेंगे सर विकास। ध्यान से समझिएगा, ग्रोथ यानी कि विकास। एक आपका होता है जिसका नाम है, आप चाहें तो पहले इसको ग्रोथ का मतलब लिख लीजिए, वृद्धि। दूसरा नाम होता है विकास, और विकास को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ऐसे ही और नाम पूछे तो आप कह सकते हैं बिहेवियर, और बिहेवियर का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर व्यवहार। ऐसे ही और क्या हो सकता है आपका, आप कहेंगे सर और हो सकता है इसमें रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन करना। और एक नाम और है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, आप कहेंगे सर उपापचयी क्रिया। बेटा ये आप हमेशा ध्यान रखना, कल को यही क्वेश्चन दे दे कि हार्मोन्स के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला ऑप्शन वृद्धि, दूसरा दे दे उपापचयी, तीसरा दे दे रिप्रोडक्शन, और चौथा दे दे सभी। तो आप किस पर टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज, सभी पर टिक करेंगे। या आपसे कल को क्वेश्चन ये कह दे क्या कि भाई इनमें से कौन सा काम हार्मोन्स का नहीं है, तो एक ऐसा ऑप्शन लिख देगा जो इसका काम नहीं है, मतलब इनके अलावा कोई और नाम आ जाता है, तो वो आपका जो है ऑप्शन इस तरह से भी दे सकता है। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कभी भी टेम्परेचर के जरिए इफेक्ट नहीं होते। हार्मोन्स जो है बेटा वो कभी भी टेम्परेचर जैसे फैक्टर से या प्रेशर जैसे फैक्टर से, यानी कि फिजिकल आपके जो फैक्टर हैं उससे कभी भी इफेक्ट नहीं होते। जबकि एंजाइम्स जो है वो आपके फिजिकल फैक्टर से अपनी प्रोसेस को धीमा या तेज करा सकते हैं। तो एंजाइम्स में और हार्मोन में फर्क समझ लीजिए। आपके हार्मोन बिना ग्रंथियों के बाहर नहीं निकल सकते, और हार्मोन्स जिस ग्रंथि से निकलेगा अंतःस्रावी होगी, एंजाइम जिससे निकलेगा बाह्यस्रावी होगा। ऐसे कहेंगे हार्मोन्स कभी भी आपका जो क्या है भौतिक फैक्टर है, कारक है, उससे प्रभावित नहीं होगा हार्मोन, जबकि एंजाइम्स उससे प्रभावित हो जाएगा। ये आपके सीधे ब्लड में स्रावित होते हैं, वो आपके सीधे जो है बॉडी से बाहर निकलते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन से निकलती हैं, ऐसी कहेंगे ऐसी जो एंजाइम्स को बाहर निकालती है। तो ये आपका जो है मेन डिफरेंस है। तो हार्मोन क्या है, अरासायनिक यौगिक है, नॉन केमिकल कंपाउंड। इसके साथ साथ क्या है, किसका बना है सर, इसका बना है। क्या होते हैं ये, संदेशवाहक होते हैं, और ये हमारे शरीर में जो रिएक्शंस होती है उनको पूरा कराने में इनका ही हाथ होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
चलिएगा, बेटा एक एक के साइंटिस्टों के नाम, जिसने खोज की, जिसने नामकरण किया, जिसने उसका डिस्क्रिप्शन दिया, आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तभी इसका पढ़ने का फायदा है। ठीक है जी, चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि शरीर में कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है और उसका मेन फंक्शन क्या है ना, पता लगेगा कि ग्रंथियां हैं क्या। तो देखिएगा, चलिए देखिए, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, ये देखिए यूं खड़ा है, और यहां पर आपका ये जैसे ईयर हो गया, ये कान हो गया, ठीक है। तो यहां से ये देखिएगा, ये चीज, इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी का नाम बताया था आपको पीयूष ग्रंथि। ठीक है भाई, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे ही अगर दूसरा नाम देखें हम तो कहेंगे क्या, ये हमारे कान के पीछे से ये जो जा रही है, ये कान के पीछे से जो जा रही है, इसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि, इसका नाम है पीनियल ग्रंथि। ठीक ऐसे ही सर नोटबुक में ये मान बनाए क्या, नहीं ग्रीस इसकी जरूरत नहीं है, वैसे एक बार ये पता लग जाए कि कहां पर होती है और बाकी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, ये आपकी एच शेप है, और एच शेप का ये पीछे का हिस्सा है जिसका नाम होता है थायराइड, और थायराइड को हम बोलते हैं, बताया था, आउटू। ये आगे का हिस्सा है, इसका नाम है पैराथायराइड, और इसको बोलते हैं पैरा आउटू। ये बात ध्यान से देखें, मैं नहीं बनाना है आपको ग्रीश कुमार, बस समझना है कि हमारा हम ही है ये, ठीक है ना, पता लग जाए चीजें है कहां पर। आज तक तुम्हें पता है, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अगर आपको पता है तो जरूर जवाब दीजिएगा। सबको पता है कि भाई आरबीसी जो है उसका कब्रिस्तान हम स्प्लिन यानी कि प्लीहा को बोलते हैं, ठीक है बेटा। आरबीसी जहां पर टूटकर नष्ट हो जाती है उस स्थान को हम बोलते हैं स्प्लिन यानी कि प्लीहा। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि वो स्प्लिन होता कहां पर है बॉडी में, है ना। अगर आप में से जो लाइव जुड़े हैं तो आप मुझे जवाब दीजिए, शाबाश, जल्दी से जवाब दीजिए, वेरी गुड। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे कि आप जानते होंगे चीजों को, जल्दी से बताइए वो स्प्लिन है कहां। ये आपके नीचे आके लंग्स अलग हो गए, फेफड़े, ये लो, यहां पे ये ब्रिस्ट है, ये आपका चेस्ट, सीना, और सीने के अंदर होती है, अभी बताया था, थाइमस, थाइमस, ये लो जी, थाइमस। ऐसे ही यहां से देखिए, ये एक मोटी सी वाल है, ये वाल है जो हमारे चेस्ट को पेट से सेपरेट करती है, ये वाल है, और ये वाल क्या करती है, आपकी छाती को आपके पेट से सेपरेट करती है, और इसका जो नाम है वो क्या है, आप कहेंगे सर डायाफ्राम, डायाफ्राम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायाफ्राम। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि छाती और पेट को अलग करने वाली वाल का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा डायाफ्राम।
ऐसे ही नीचे की तरफ आए तो ये देखिएगा, ये जो आपका जे शेप है, ये इस जे शेप को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर स्टोमक, और स्टोमक जो होता है उसको बोलते हैं अमाशय। अगर कल को आपका क्वेश्चन आ जाए मानव शरीर में एक ऐसे अंग का नाम बताएं जो किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, तो आपका आंसर स्टोमक ही होगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। मानव शरीर का ऐसा ऑर्गन जो किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, तो आपका स्टोमक होगा अमाशय। लेकिन अमाशय ना होते हुए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं, बेटा बोन मैरो कहते हैं उसको, गिरीश कुमार। ब्लड बैंक तो हम उसको अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो के नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है। स्प्लीन तो कब्रिस्तान होता है। आप ध्यान से समझे कि ये जो स्प्लीन है ये तो आपका कब्रिस्तान है जहां पर आरबीसी टूटकर नष्ट होती है, और जो आपका बोन मैरो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे सर ब्लड बैंक, जहां पर इनका निर्माण होता है। दूसरी बात देखिएगा कि अगर आगे की तरफ ये बढ़े तो यहां पर ये लीफ की तरह जो दिखाई देता है, ये इसका नाम होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय ठीक ऐसे ही अगर आपसे बात की जाए तो ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आने के बाद ये ऐसे ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ड्यूडीनम। ड्यूडीनम, और ड्यूडीनम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ये बात ध्यान रखें, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडीनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडीनम, जेजुनम और एक आपका होता है इलियम। अगर इसके नीचे की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल में इससे पहले आपका एक पार्ट जो दिखाना है एड्रिनल ग्लैंड, ये यहां पर ये जो आपका है, इन दोनों पार्ट को किस नाम से जानते हैं आप कहेंगे सर दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के हिंदी में भी लिख सकता है कंपटीशन में वो, और इसी का दूसरा नाम होता है अधिवक्र। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से नीचे अगर बात करें तो यहां पर ये जो है मेल का पार्ट है, और मेल का पार्ट है तो इसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस और टेस्टिस वृषण, जहां पे आपके स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और अगर ये चीज ना होती तो आपका ये हिस्सा जो है ये किस में बदल जाता, फीमेल में, और इस हिस्से को क्या बोल देते हैं आप, ओवेरी। और ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय। ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय। तो यहाँ पर ये डायग्राम है जो एग्जाम्पल है एंडोक्राइन सिस्टम में, और आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या फंक्शन है या कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। और ये देखिएगा कि आपका ये है पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, और ये है स्टोमक, और इसमें ये जो आपका शेप है ये, इसको हम बोलते हैं स्प्लीन। ये बात ध्यान रखें, ये आपका स्प्लीन है, और स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, या आप इसको तिल्ली भी बोल सकते हैं। आजकल कंपटीशन में कई नाम है, ठीक है। स्प्लीन को प्लीहा या तिल्ली के नाम से हम जान सकते हैं। तो ये आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का जो है डायग्राम है, और इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए। अब एक बात देखिए, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड या आपका पीनियल या आपका थायराइड या पैराथायराइड, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, एंडोक्राइन के। और जो एंडोक्राइन है तो इसी में छोटी और बड़ी पूछ लेता है कि सबसे छोटी ग्लैंड का नाम बताएं, तो यहीं पर क्वेश्चन बन गया कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है,
तो आपका नाम हो जाएगा पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी का नाम पूछता है तो सबसे बड़ी का नाम आपके गले में है, और सबसे बड़ी है कौन सी, आप कहेंगे सर थायराइड। थायराइड इंग्लिश का वर्ड है, आप इसको हिंदी में ध्यान रखेंगे आउटू, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। सबसे बड़ी और जो छोटी है एंडोक्राइन में, तो इसका नाम आएगा। और कल को अगर आपसे एंडोक्राइन की जगह मिक्स्ड ग्लैंड रख देता है तो आप कह सकते हैं एक आपका टेस्टिस जो सबसे छोटी है और एक आपकी सबसे बड़ी, और उसका नाम है पैनक्रियास। तो ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप, फिर आगे बढ़ते हैं। कई दिनों में आए है ना। अब 5-7 मिनट बचे हैं आपके, तो अब तक जो पढ़ाया है उसमें कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वन लाइनर या आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप। तो एक बार उसको देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। देखिए आपको जवाब देना है बायो केमिकल कैटेलिस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई जैव रासायनिक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहते हैं। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है आपका बैक्टीरिया, और ऐसे ही चौथा ऑप्शन है आपका जिसका है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन है आपका भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर आपके ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है आपका वायरस, और चौथा है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अमीनो अम्ल व स्टीरॉइड्स एसिड से निर्मित होते हैं। आपका ऑप्शन है फंगस कवक, दूसरा है आपका हार्मोन, तीसरा है एंजाइम, और चौथा है आपका सभी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या इनमें से बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है, बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है आपका लार स्लाइवा, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वेद, और चौथा ऑप्शन है लैक्रिमल। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या मानव शरीर का
सुप्रीम कमांडर कहते हैं, कमांडर कहते हैं। तो किसको कहते हैं भाई? पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है आपका पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, और चौथा ऑप्शन है आपका जिसका नाम है स्टोमक, आमाशय। ये आपके क्वेश्चन है भाई। चलिए अभी जो पढ़ाया है उसी को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए। पीछे की क्लासें अगर आपने ली है तो भी आप जवाब दे सकते हैं। गिरीश कुमार ने जवाब दिया है सर पहले का ए ऑप्शन, एंजाइम जैव उत्प्रेरक। तो देखिए कल बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको धीमा या तेज दोनों ही कर सकते हैं। तो गिरीश कुमार बिल्कुल सही जवाब आपका। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? एंजाइम। लेकिन अगर मैं ये कहता जैव रासायनिक और उत्प्रेरक की जगह अगर क्या लिखा आ जाता, आप कहेंगे सर संदेश वाहक लिखा आ जाता, मैसेंजर, तो आप इसका जवाब फिर क्या करते? आप इसका जवाब करते हार्मोन्स। तो उत्प्रेरक और इसमें ध्यान रखिएगा ये कैटेलिस्ट है, ये आपका मैसेंजर है। तो अगर कैटेलिस्ट लिखा है तो एंजाइम आंसर आएगा, और मैसेंजर लिखा है तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर हार्मोन्स आएगा। दूसरी बात, फिजिकल और केमिकल चेंज के कारण कौन इफेक्ट हो जाता है? फिजिकल चेंज में आप टेम्परेचर ले लो, और दूसरा आप क्या करो केमिकल के अंदर जैसे पीएच वैल्यूज में चेंज ले लो। तो बताइए। तो गिरीश ने जवाब दिया है थर्ड का बी। अरे दूसरा तो बताओ पहले, स्किप क्यों कर रहे हो बताइए। अभी मैंने आपको हार्मोन्स और एंजाइम्स में डिफरेंस बताया था, उसी के बिहाफ पर जवाब दीजिए। बताया था एंजाइम्स कौन सी ग्लैंड से निकलता है, हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, दूसरा बताया था इसको कैटलिस्ट और मैसेंजर किसको कहते हैं, और तीसरा यही बताया था कि भाई कौन किसके कारण इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। ग्रीस थर्ड का बी, फोर्थ का ए, 5 का बी, सेकंड का कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आपके जो हार्मोन्स है वो फिजिकली और केमिकल चेंजेस से कभी भी क्या है चेंज जो है वो नहीं होते। लेकिन आप पूछ रहे हैं होते हैं, तो होते हैं तो क्या आ जाएगा? आप इसका हार्मोन आंसर ना करके क्या करेंगे? एंजाइम्स करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, एंजाइम्स हमेशा परिवर्तित होते हैं जबकि हार्मोन्स नहीं होते। अमीनो एसिड और स्टीरॉइड से क्या बने होते हैं? तो आपका आंसर होगा सर हार्मोन्स बने होते हैं। थर्ड का जो है वो सेकंड सही है। इनमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है? तो देखिए सलाइवा एग्जाम्पल लिखवाया था, स्वेद लिखवाया था, लैक्रिमल, तो बस एक ही गया और वो है आपका लीवर। ऐसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मानव शरीर का सुप्रीम कमांडर किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि तो मास्टर है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। इसको तो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पीयूष को, पिट्यूटरी को। फिफ्थ का बी गिरीश कुमार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर हाइपोथैलेमस जो है वो अंतःस्रावी तंत्र का जो है क्या होता है? सुप्रीम कमांडर। ये आप हमेशा ध्यान रखें। इससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम पहले ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, डायग्राम से आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ठीक है जी।